स्वयमेवात्मनात्मानं विद्धत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में आपके सामने एक व्यवसायी की कुंडली लेकर के आया हूं, जो किस तरीके से जीवन के दांव पेच में उलझा है, परेशानियां घिर पड़ी हैं, दशाओं का क्रम कैसा है, जीवन में कहाँ कुछ अच्छे वक्त मिलेंगे, इन सभी तमाम प्रश्नों के बारे में जानेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। यूं निकटता से आपकी कुंडली को सबसे पहले पढ़ देता हूं और सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग जो बन रहा है, जो आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कुंडली को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आजकल जितनी कुंडलियां आती हैं उनमें से सबके माह जो है वो मार्गशीर्ष माह में ही है। पता नहीं क्या होता है, मकर तो मकर, मकर तो मकर, कर्क तो कर्क, कर्क तो कर्क। अब मार्गशीर्ष में है तो पल्ले ये मार्गशीर्ष ही है खाली। और भगवान ने बात कही है कि माहों में मैं मार्गशीर्ष माह हूं। ये भगवान भी मार्गशीर्ष माह में ही जन्मे हैं, जिनकी कुंडली में आपके सामने पढ़ रहा हूं। और महत्वाकांक्षा की स्थिति मार्गशीर्ष माह वालों में बहुत ज्यादा होती है। वो दरअसल आगे बढ़ने के लिए कोई भी कदम छोड़ना नहीं चाहते। पर वस्तुतः मैं इनकी कुंडली पे लग्न पे विस्तृत चर्चा करूंगा, धनु लग्न के बारे में बताऊंगा, पंचांग बताऊंगा। बन के रहिएगा तभी। पर एक बड़ी अच्छी राय देता हूं, छत पे सोया करिए। मैं छत पे ही सोता हूं, आपको भी सलाह यही दूंगा। इससे निकटता बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। और दूसरी बात है कि आप छत को अच्छे से निहार पाते हैं, आसमान को देख पाते हैं, तारों को समझ पाते हैं। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से कई बार व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी भी होती है। ये एक सामान्य सी बात होगी। हेमंत ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से प्रेम की भाषा शैली आपको समझ में आती है। प्रेम और सहृदयता के भाव को रख करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा हैं, इस वजह से ये शुभग्रह हैं। मतलब ये है कहने का कि व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक वक्त आएगा जब आप थोड़े कष्ट में रहेंगे, क्योंकि दक्षिणायन में जन्मे हैं आप, लेकिन टोटल जो है वो कभी भी धन की स्थिति कमजोर नहीं होगी, काम चलता रहेगा। और उतनी ही आय कई बार विषम परिस्थितियों में, जैसे शनि राहु केतु की दशाओं में आपको देखने को मिल सकती है। शनिवार के जन्मे होने से कई बार व्यक्ति जो है वो अल्टीमेटली उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पीछे छूट जाता है। इस वजह से आपको हमेशा ही मेहनत करने का बल रखना होगा। क्लियर है? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रीति योग, भवकरण, इसको समझते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति जो है वो सुखद है, संतुलित है, अनुभवी है और कई बार बहुत रुक रुक करके जीवन में चलने की स्थिति बनती है। प्रेम को और प्रेम की भाषा को समझने वाला है। किसी से भी झगड़ा लड़ाई अपने अनुभवों के बल पे आगे बढ़ने वाला है और उसके अनुभव कभी झूठे और गलत नहीं हो सकते। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति पराक्रमी है, तीव्रतम है और अपने काम के लिए आलस्य भले कर ले पर दूसरों के लिए कभी आलस्य नहीं करता। संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला होता है। धनाढ्य व्यापारी होता है, मतलब कमजोर वर्ग का व्यापारी नहीं होगा। दूर पहुंच करके व्यक्ति अगर धन कमाना चाहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अपने आसपास के क्षेत्र से दूर हट करके ये बात दिखती है। व्यक्ति के जीवन में संतान का, व्यक्ति के जीवन में पत्नी का, व्यक्ति के जीवन में सुख का, व्यक्ति के जीवन में समृद्धि का, ऐश्वर्य का, इन सभी चीजों की कमी होते मैं कभी भी नहीं देख रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हैं। इस कारण से हाँ, कमजोरी क्या है कि इनकी कुंडली में जो सूर्य हैं वो पापक बन रहे हैं। मतलब कि वो पापक बनने का मतलब है कि दक्षिणायन में जन्मे हैं। इस कारण से थोड़ी समस्या, शुभ ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे शुक्र, चंद्रमा, गुरु और बुध, ये जो ग्रह अगर उत्तरायण में होते हैं तो बलवान हो जाते हैं और उस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में जो समस्याओं का आना होता है वो थोड़ा कम सा हो जाता है। ये बात यहाँ पे दिख रही है। अब आइए मैं आपको धनु लग्न से परिचय कराता हूं, जहां हंस योग लग्न में ही बना है।
लग्न के अधिपति लग्न में, और 23 डिग्री के हैं, थोड़े कमजोर हैं, पर फिर भी वो डिग्री के आधार पर मैं जो स्थिति देख रहा हूं उसमें थोड़ी सी कमजोरी जरूर होगी, पर फिर भी ये से बलवान कहूंगा। गौर करिए तो दो ग्रह यहां बैठे हैं केतु को छोड़ के, तो 2 ग्रह यहां, 2 ग्रह यहां, एक ग्रह यहां पे, एक ग्रह यहां पे, तो 1 2 3 4 5, 5 ही घरों में सारे ग्रह बैठ गए, एकदम निकट आकर के बैठना, मेरे कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिए एकदम यूं। और फिर कुंडली को समझने का प्रयास करिए। लग्न कुंडली में उच्चके हुए शनि जो कि धन भाव के अधिपति है, और धर्म की जो राशि बननी है 9 नंबर यहां लिखता है कालपुरुष की कुंडली में, वो लग्न में बन गई। इसका मतलब है कि व्यक्ति विद्वत परिषद से पुरस्कृत, शिक्षा में पारंगत, अगर पढ़ाई नहीं भी हुई होगी फिर भी वो कभी बंदूक और तलवार नहीं उठाएगा। वो कभी, अगर पढ़ाई उसकी पूरी ना भी हो, चाहे कितने भी दंश झेले हों, वो कभी भी तलवार और कटार में भरोसा नहीं रखेगा। वो अपने आप को बिल्कुल ही संतुलित करके जीवन को आगे जीने वाला बना देगा। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो इनकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं, इस आधार पर उन पे गुरु की दृष्टि, यानी कि अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्ति के स्वभाव में ही धर्म समाए और वो धार्मिक रहे और कट्टरता का भाव रहे। व्यक्ति के जीवन में इस बात को हमेशा ही याद रखना होगा कि जीवन जो है वो सत्कर्म में बीते, गुरुजनों के आशीर्वाद से ओतप्रोत हो, ब्राह्मणों का, गायों का, धर्म का, मंदिरों का, प्रजा का, इन सबका पालक बनिए, और इन सबको अपने जीवन में प्रश्रय देने की आवश्यकता है। आपके जीवन में जितना ज्यादा धर्म होगा उतने ही आप आगे बढ़ेंगे, जितने ही दान की स्थिति बढ़ेगी उतने ही ज्यादा, क्योंकि धर्म भाव में ही चंद्रमा जैसा आपका मन कहां बैठा है, धर्म में बैठा है। आपके धन की निरंतरता कहां बैठी है, चंद्रमा किसके कारक, धन के निरंतर होने के कारक, वो धर्म में बैठे हैं। सिंह राशि के हैं आप, और वस्तुतः कभी कभी आलसी हो जाते हैं, तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिरिपु, ये बात कही जाती है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अगर अपने ऊपर कभी काम करने की आवश्यकता है तो 2 चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, और दूसरे नंबर पे वो बहुत ज्यादा अपनी शर्तों पे काम करने वाला होता है। मतलब वो कई बार जो है वो बैलेंस नहीं बना पाता, और कई बार वो अपने सिद्धांतों को फॉलो करने के चक्कर में अपना खुद का नुकसान कर देता है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य और बुध 12 में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में कि जन्म कुंडली में व्यापार और दशम के अधिपति विदेश जा रहे हैं, लग्न में लग्नेश बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से देश देशांतर से दूर, देशांतर में चले जाइए, देश से दूर, अपने जन्म स्थान के पास अगर आप काम ढूंढेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़े, पर अगर दूर जाकर के काम करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। और एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में तो मंगल और शुक्र यहां बैठे हैं, जहां मंगल उच्च के और शुक्र मित्र की राशि में, पर जरा ध्यान से समझिए, पंचम भाव के अधिपति छठे भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं भाई साहब। ये स्थिति कई बार ऋण में जाने वाली हो जाती है, और कई बार ये भाग्य भाव, लाभ भाव के अधिपति जहां पे उच्च के शनि आपको सब कुछ दिलवा रहे हैं, उस भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली में जब आप छठे भाव के अधिपति को देखिए, जो लाभ के अधिपति और छठे भाव के अधिपति जो शुक्र बनते हैं, वो इस कुंडली के लिए, और शुक्र के बाद बुध इस कुंडली के लिए बाधा कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। धनु लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति बुध और छठे भाव के अधिपति शुक्र इस कुंडली में पापी और बाधा, ये दोनों क्रमशः जाने जाते हैं। जहां शुक्र पापी ग्रह या पापक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे शुभ ग्रह होने के बावजूद भी, वहीं बुध द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली होने के कारण बाधा कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे, जिनकी दशाएं जातक को परेशान कर सकती है। मतलब उस दौरान अब ये चीजें कई बार होती हैं, जैसे शनि मंगल राहु केतु, नहीं तो शनि राहु केतु की दशा में तो भयंकर कष्ट होता है। अब जरा एक बार और भी है कि व्यक्ति जो चाहता है वो पूरा होगा कि नहीं, अगर इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं तो निसंदेह होगा, क्योंकि उच्च के शनि आपकी कुंडली में विराजमान है, विशाखा नक्षत्र के बैठे हैं, जिसके अधिपति आपकी कुंडली में स्वग्रही होकर के लग्नेश के नक्षत्र में बैठे होने से निसंदेह व्यक्ति के अंदर धर्म है, व्यक्ति के पास ज्ञान है, बुद्धि है, स्वभाव बहुत अच्छा है और बेहतर है। मैं जहां तक समझता हूं कि व्यक्ति कभी भी किसी भी को धोखा देने वाला नहीं है, सबको सामान्यतया आदर करने वाला है, और ये सबसे अच्छी बात है। व्यक्ति पुरस्कृत है, बाहर से बाहर के लोग उसको बहुत अपने हथेली पर रखने वाले, और समाज में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध होने का योग भी जन्म कुंडली में लगा हुआ है, भाग्य भाव में चंद्रमा के बैठे होने के कारण।
क्योंकि उस पे गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में धर्म समाहित होता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म और उसके नेचर को एक गजब तरीके का जो है वो बड़ा ही सुंदर सा प्रभाव देखने को कहा जा सकता है, मिल जाता है। ये सबसे अच्छी बात है। शुक्र और मंगल का बैठना, कभी कभी उग्र होकर के, व्यग्र होकर के निर्णय बदल देना, और जिसके कारण कई बार आर्थिक नुकसान हो, पर वो अभी दौर चल रहा है, इस वजह से थोड़े शांति से ही अभी वक्त बिताने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। राहु और शनि का अंतर अभी जीवन को परेशान करे, लाजवर धारण करने की आवश्यकता 2032 तक है। और अभी आपकी कुंडली में जो एक अच्छा वक्त आएगा वो आएगा, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा वक्त 2029 में, और थोड़े थोड़े कमजोर, थोड़े थोड़े अच्छे होते होते 2022 के 9वें महीने से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर बुध भी बहुत अच्छे नहीं है इस कुंडली के लिए। सप्तम और दशम के अधिपति होकर के ये इशारा कर रहे हैं कि अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के व्यापार करिए। वस्तुतः आपकी जो कैलकुलेशन की स्थिति है वो बड़ी प्रबुद्ध है। बुद्धिमानी कई बार हर ली जाती है, क्योंकि बुद्धिमानी जो है वो राहु केतु से दृष्ट हो जा रही है। राहु सूर्य को भी देख रहे हैं, राहु बुध को भी देख रहे हैं, और वहां पे कई बार व्यक्ति के पास जो 12वां भाव है वो दूसरों के लिए वही बात अच्छी साबित हो जाती है, पर जब वही काम खुद के लिए करना चाहता है व्यक्ति तो कष्ट हो जाता है। विदेशों से संबंध सबसे ज्यादा अच्छी बात है, और धन 12वें भाव के अधिपति धन में जाकर के शुक्र जैसे ग्रह के साथ उच्च के हुए हैं। इस वजह से कई बार मशक्कत करनी पड़ती है, इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में खर्च, और कई बार व्यक्ति बचा नहीं पाता है, मुश्किलें होती हैं बचाने में। धन बचाना और बजट बना करके काम करना कई बार दिक्कत दे सकते हैं, और ये दशा जो है वो राहु की दशा में, शनि की दशा में, केतु की दशा में बहुत ज्यादा मतलब जो है वो अहितकारी हो जाती है। क्लियर है? सूर्य ज्येष्ठा के आत्मबल को कमजोर, और व्यक्ति बिल्कुल बेचैन हो जाए, तड़फड़ा जाए, ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति 12 में बैठ करके अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। जहां कई बार व्यक्ति को पिता से, कई बार व्यक्ति को खुद पे, और कई बार व्यक्ति के जो धन की स्थिति है वो कमजोर महसूस होती है। वहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे बैठे थे, वो कमजोर नहीं है। मंगल बढ़िया बैठे हैं, उच्च के हैं। धन भाव के में उच्च के मंगल का बैठना होना, और जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति के साथ बैठा होना, ऋणेश के साथ बैठा होना, कई बार व्यक्ति को ऋण में लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जब गौर करेंगे तो मंगल जो है वो पंचम भाव के अधिपति होकर के, पंचम भाव के, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, पंचम भाव के अधिपति होकर के उच्च के हुए हैं। तो धन भाव के अधिपति का संबंध जब पंचम भाव के अधिपति का संबंध जब धन भाव से हो जाए तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के धनाढ्य होने का योग बनता है, और व्यक्ति प्रबुद्ध। अब यहाँ पे व्यक्ति जो है वो कभी किसी को ज्ञान दे सकता है, उसके साथ अपनी जो है वो समझदारी शेयर कर सकता है, उसके अनुभवों का संग्रह करता हो सकता है, दूसरों की गलतियों से सीखने वाला हो सकता है। कई प्रकार से, कई जगह से धन लाभ की स्थिति बनती है। पर इन सब चीजों के पीछे भी हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी कुंडली में अभी समय कैसा चल रहा है। तो वक्त अभी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु और केतु आपकी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हैं। ये उच्च के तो हैं पर 6वें भाव में बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए ग्रह अच्छे नहीं होते। ऋण भाव के अधिपति का धन में जाना व्यक्ति को ऋण में डालता है, पर 12वें भाव के अधिपति जो ऋण मुक्ति का भाव है उसके अधिपति उच्च के हैं। ये दारिद्र दोष भी पैदा करते हैं, लेकिन वो मुक्त भी करेंगे। मैं एक बात कह दूं तो वस्तुतः आपकी कुंडली में ऋण मुक्ति का भाव अभी है, थोड़ा वक्त लेगा, पर मैं समझता हूं कि एक स्थिति जब आएगी आपकी कुंडली में 12वें भाव की जो स्थिति बनेगी, 2025 तक आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अप्रैल तक या उसके थोड़े महीने कुछ आगे पीछे तक आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। एक बात बता दूं, अगर 12वां भाव मजबूत बनता हो, अगर 12वें भाव की स्थिति मजबूत बनती हो, 12वें भाव के अधिपति उच्च के होते हो, और अगर 12वें भाव के अधिपति का संबंध 6ठे 8वें भाव के अधिपति और 11वें भाव के अधिपति से न होता हो, तो आपको उतनी ही जल्दी ऋण से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर चूंकि 12वें भाव के अधिपति का संबंध जो कि मंगल हैं, अगर गौर से देखें तो 11वें भाव के अधिपति के साथ हो रहा है और 6ठवें भाव के अधिपति के साथ हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा। 12वें भाव के अधिपति का संबंध 11वें भाव के अधिपति शुक्र के साथ और 6ठवें भाव के अधिपति के साथ हो रहा है। वहीं पंचम भाव के अधिपति का संबंध 6ठवें भाव के अधिपति के साथ और 11वें भाव के अधिपति के साथ बनने से व्यक्ति के जीवन में शनि राहु केतु की दशाओं में ऋण में जाने का कई बार ऐसा जो है वो वक्त आए इस तरीके का जो व्यक्ति को परेशान कर सकता है। और अभी अभी इनकी कुंडली में राहु की दशा है, ऋण भाव में उच्च के बैठे हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लग्न बलवान हो, लग्नेश अच्छे हो तो बहुत ज्यादा परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में वस्तुतः अब जब धन भाव लग्न को देखें तो लग्न ठीक, धन भाव में उच्च के मंगल और शुक्र अगर वहां पे फिर भी कितने भी कमजोर होंगे तो भी मैं नहीं समझता हूं कि वो कमजोर है, वो ठीक है।
शुक्र का धन भाव से संबंध अच्छा माना जाता है, क्योंकि वस्तुतः आप जरा गौर से देखो तो धन भाव के अधिपति उच्च के होके बैठे हैं ना, शनि तुला में उच्च के होते हैं, और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र धन भाव, तो यहाँ पे धन और लाभ का परिवर्तन भी तो हुआ। इस वजह से ये एक अच्छा संकेत माना जाएगा, और वस्तुतः व्यक्ति जो है वो शुक्र की दशा में भी धन लाभ प्राप्त करेगा, जो कि अभी आने वाले हैं 2026 में। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि ये कुंडली भी राहु और शनि के कारण भयंकर पीड़ित हो रही है, क्योंकि ये ग्रह अपना नेचुरल जो है वो बिहेवियर रख रहा है। इस वजह से कई बार हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नवांश कुंडली में भी शनि को देखते हैं तो वो लग्न में बैठ रहे हैं भाग्य भाव में, जहां राहु और शनि का संयोग यहाँ भी बन रहा है। हालांकि कई बार ये व्यक्ति को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं, जहां कुछ भी समझ में ना आए, व्यक्तित्व भी प्रभावित हो, घर के डेली लाइफ और बेसिस का इनकम भी जुटाना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनकी बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है, जहाँ के अधिपति स्वयं ही ऋण में लेके जा रहे हैं। ये आपको स्पष्ट चीजें दिख रही हैं कि जहाँ प्रत्येक दिन पत्नी से भी कई बार व्यक्ति सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता है, और पत्नी भी कई बार कुंठित हो जाती है। पर अलग बात है कि वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि वो तो देखती है कि पति तो थका हारा आ रहा है, पर वो कई बार बिना बोले ही सब कुछ बोल जाती है, जिसे पति समझ भी लेता है, पर कई बार वो सामने से बयां नहीं कर पाते। और एक बड़ी अद्भुत बात यह भी है कि पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो इसी बात पे केंद्रित होता है कि आपके और आपके दोनों के बीच में जो आपसी सामंजस्य है। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मेरे पास कुंडली आई थी। उनकी पत्नी ने अपने पति की कुंडली दिखाई थी, और वो मीन लग्न की कुंडली थी। मैंने उनसे बात कही कि आपके पति इतने अच्छे हैं, आपके पति इतने अच्छे हैं कि पूछो ही मत, आपके पति इतने अच्छे हैं जितना मैं अच्छा। मैंने उनसे बात कही, आपके पति इतने अच्छे हैं जितना मैं अच्छा हूं, क्योंकि मैं अच्छा हूं ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं अच्छा इसलिए हूं क्योंकि मेरी माता जी कहती हैं तुम बहुत अच्छे हो, और मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं, बिल्कुल सादा हूं, जिसपे एक धब्बा भी नहीं है। अलग बात है कि आप लोगों से जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे आप पे छींटे और छींटा कसी लगती है, पर वो उसके दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। मैंने आप लोगों को वो बात कही थी, CID तिवारी वाली बात याद है, जिसमें मैंने उनको कहा था कि उन्होंने मुझसे पैसे इसलिए लौटा लिए थे क्योंकि मैंने उनकी कुंडली जो है वो गई थी कि अभी 17-18 दिन या 20 दिन की वेटिंग है, पर वो चाहते थे कि मैं उनकी कुंडली जल्दी देख लूँ। मतलब होता है ना बिहार में, और कई बार घुसखोरी का ज़माना होता है कि जल्दी देख लो, मैं स्पेशल अपीयरेंस वाला व्यक्ति हूँ। उन्होंने दोबारा मुझसे कल संपर्क किया था कि पंडित जी मेरी कुंडली देख लो, अगर रविवार को हो सके तो 1 से 1:30 बजे के बीच में। मैंने मना कर दिया, नहीं देखूंगा, क्योंकि वस्तुतः जो है वो व्यापारी होता तो आपके पैसे लौटाता ही नहीं। व्यापारी होता तो पैसे लौटाता नहीं, लेकिन व्यापारी नहीं था, इस वजह से पैसे लौटा दिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखता तो पैसों को ब्लॉक कर लेता, नहीं रोक लेता, नहीं देखूंगा और नहीं पैसे लौटाऊंगा। पर मैंने पैसे लौटाए, और उसके बाद मैं जानता था कि वो व्यक्ति मेरे पास जरूर आएगा, क्योंकि उसको जो चीज़ मैंने दी थी वो सामान्यतया आजकल नहीं मिलती कहीं पे। वो मुझे पता है कि मैं लोगों को क्या दे रहा हूँ। तो इस वजह से कई बार होती है कि आप कितने स्पष्ट हैं, आप कितने साफ हैं, आप कितने हृदय से काम करते हैं और सिद्धांतों पे रह के काम करते हैं, किसी भी तरीके का कोई आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करके। ये चीज़ है। ये धनु लग्न की कुंडली है जो सर्वश्रेष्ठ होती है, और श्रेष्ठता के मामले में सभी लगभग जितनी कुंडलियां होती हैं, कर्क हो, मेष हो, मीन हो, सबसे अच्छी होती है। ये बात है। और सबसे अच्छी बात ये भी हो जाती है कि ये दार्शनिक लग्न होता है, जहां पे आपको कई बार समझौता करना पड़ता है परिवार से और समाज से, और इन दोनों में से धनु लग्न वाले समाज को चुन लेते हैं, धर्म को चुन लेते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा आदर्श जो स्थापित करना होता है उसका लक्ष्य उनको दिखता है। ये बात है। तो ये ऐसी स्थिति है, ऋण से मुक्त हो जाने की स्थिति है, ऋण में रहने की स्थिति नहीं है। दशमांश कुंडली में खुद का व्यापार जरूरी है, मंगल है, इस वजह से भी आप थोड़े से कुंठित रहते हैं। यहाँ पे दशम भाव के अधिपति जो हैं वो गुरु उच्च के हैं, शनि के साथ बैठे हैं, लाभ है क्योंकि शुक्र देख रहे हैं, शुक्र की स्थिति है, घबराइए मत। गुरु यहाँ पे उच्च के हैं, लग्नेश उच्च के, यहाँ पे गुरु की स्थिति जो देख रहा हूँ वहाँ पे ऋण में जा रहे हैं, इस वजह से भी कई बार ये सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर वस्तुतः फाइनली वो परिणाम करेंगे और यश भी मिलेगा, कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे, थोड़े विलंब से, लेकिन उसमें वह पोह बनी रहेगी। जो चीज आपको प्राप्त होगी वो थोड़े बहुत संतुलन के साथ प्राप्त होगी। और हो सकता है कि शनि की दशा में बिल्कुल ही व्यक्ति
नीचे चला जाए, बिल्कुल एकदम शून्य पे आ जाए, ऐसी स्थितियां मैं देख रहा हूं। क्योंकि वस्तुतः यहाँ पे भी मीन लग्न की कुंडली के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए जब आप बात करते हैं कि शनि की कुंडली, शनि की दशा कैसी जाएगी, तो देखिए ये 12वें के अधिपति होते हैं और वस्तुतः वो किसको प्रभावित कर रहे हैं, लग्नेश को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी कुंडली में गुरु चाहते हैं पर वो एक्टिव है नहीं, क्योंकि शनि एक्टिव है, इस वजह से ये काम हो रहा है और नुकसान यहाँ पे झेलने की आवश्यकता महसूस हो रही है या पड़ता है। व्यापार है, कभी आगे कभी पीछे चीजें बनती हैं। भवन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। शनि मंगल का स्पष्ट संबंध नहीं है, इस वजह से आप उबर गए हैं और निश्चित रूप से आगे निकल गए हैं। शनि मंगल का संबंध, मंगल की चौथी दृष्टि यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, और गौर करिए मंगल के बाद शनि की भी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। 2 ग्रह अच्छे देख रहे हैं, 1 ग्रह कमजोर, इस वजह से यहाँ पे 80% परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और गौर करिए तो लग्नेश की दृष्टि यहाँ है, लग्नेश की दृष्टि व्यापार भाव पे, लग्नेश की दृष्टि भाग्य भाव पे, दोनों भावों के लिए ये स्थिति अच्छी होगी। चंद्रमा और गुरु का संबंध नवम पंचम का, इसे अच्छा कहा जाता है, इसे कभी भी कमजोर नहीं कहूंगा। शनि का संबंध लग्न से बन रहा है, इस वजह से आपके व्यक्तित्व को और आपके प्रभावों को कमजोर कर देते हैं। कई बार वाणी पे काम करने की आवश्यकता महसूस होती है, कई बार कर्कश वाणी बोल करके व्यक्ति जो है वो अत्यंत सत्य बोल करके अपने ही लोगों को दुश्मन बना लेता है। वस्तुतः आपकी कुंडली में कुटुंब भाव ठीक बना हुआ है, उससे मैं कमजोर नहीं कहूंगा, पर फिर भी उस पर थोड़े से काम करने की आवश्यकता है। बुद्धि को और भी ज्यादा विलक्षण बनाने के लिए गणेश जी के मंत्रों का जप और चतुर्थी का व्रत ये आवश्यक है। क्लियर है? दशमांश कुंडली आपकी कुंडली में यही कहती है कि आप अपना ही काम करें। अभी इस दशा काल में बहुत ज्यादा तड़फड़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए, चुपचाप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। कोई नया रिस्क, कोई नया काम तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है, चुपचाप जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। थोड़े दिन भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि वक्त होता है जब आप जंगल में भी जाते हैं, वक्त होता है जब आप राजा बनाने के लिए घोषित कर दिए जाते हैं, वक्त होता है कि अगले ही दिन आप जो है वो जंगल के लिए तैयार हो जाते हैं, वक्त होता है जब आप लड़ते हैं, वक्त होता है जब आप नाक काटते हैं, कान काटते हैं, वक्त होता है जब आप पूंछ काटते हैं, वक्त होता है जब आप फिर से इकट्ठा करते हैं खुद को, वक्त होता है कि स्वयं को सतत तपस्वी बनाते हैं, वक्त होता है जब आप एक बार चढ़ाई करते हैं, एक बार वक्त आता है जब आपके सामने आपका सब कुछ नष्ट हुआ मालूम पड़ता है, वक्त आता है जब आप एक बार रोते हैं, धोते हैं, परेशान होते हैं, सीते सीते चिल्लाते हैं, सब वक्त की बात है। वक्त होता है जब आप लांग देते हैं सब कुछ, सभी सीमाओं को तोड़ देते हैं, और वक्त होता है जब आप जो नहीं हो पाता उसको भी कर देते हैं, जिसने आज तक जिसने कभी किसी ने कोई ना किया हो वो आप कर देते हैं। वक्त होता है, ये सब वक्त की बात है। ये वक्त है जहां आपको जिसने संन्यास दिलवाया है, जिसने आपको बाहर निकाला है, पैसे पैसे को तरसाया है, पर यही वक्त आएगा जब पलट के आपको फिर से आपकी कुठार भर जाएगी, क्योंकि राहु के बाद गुरु आते हैं, और वो कौन है? लग्नेश। बाकी है लड़ाई। शनि आपकी कुंडली में षडबल में सबसे ज्यादा बलवान होंगे, उनकी दृष्टि कमजोर पड़ रही है हर जगह, यहां भी और यहां भी। ये कारण शनि का है जिसने आपके व्यापार को ब्लॉक किया है और आपकी बुद्धि को विचलित कर रहा है, विकृति पैदा कर रहा है। इस कारण से ही ये बात बनी है। वो कुंठा से ग्रसित कर देते हैं, व्यक्ति को बिल्कुल धकेल करके नीचे लेके गिरा देते हैं और आपको दिखा देते हैं। वस्तुतः इस दौरान मैंने शनि वाले कार्यक्रम में बात कही थी, अपने आप को मनस्वी बना लीजिए, अपने आप को शांत रख लीजिए, स्थिर कर लीजिए, तो ही ज्यादा अच्छी बात होगी। आपकी कुंडली में 7 अंक अच्छा रहे, 1 तारीख अच्छी रहे, सिंह राशि के लोग आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए उत्तर पूर्व दिशा अच्छी हो सकती है। आपकी कुंडली में धन कमाने के लिए दक्षिण दिशा बहुत अच्छी होगी। अपने जन्म स्थान से दूर जितना जाएंगे, बाहर का ऑर्डर पहले पूरा करिए। ये काम समझने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता महसूस मैं करता हूँ। मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं, पत्नी कभी कभी नाराज हो सकती है, लेकिन वो संबंध खराब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और बुध का प्रभाव है। आपके कर्म के लिए वो सपोर्टिव ही हैं, नुकसानदायक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप भी काले हैं, वो भी काले हैं। कुछ इसी तरीके से आपके कार्यक्रम का समापन करते हैं। बाकी दशाओं के क्रम में अगर बता दूं तो राहु के बाद गुरु की दशा अच्छी रहेगी, और वो होरा कुंडली से भी अगर देखूं या अगर ग्रह स्थिति के आधार पर, तो सूर्य आपकी कुंडली में शुभदायी है। वो और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे जब वो 12 में नहीं बैठे होते। चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए जो बैठे हैं जिस स्थिति में, उसके आधार पर वो गुरु की दृष्टि है, इस वजह से संपूर्णतया वो अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे। हालांकि वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं इस कुंडली के लिए, और द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली के लिए वो मारक भी नहीं बनेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस पे मंगल की दृष्टि है, तो व्यक्ति के पास धर्म का पथ है, व्यक्ति धार्मिक है, दानी है, दान करने वाला है, धर्म को मानने वाला है, प्रश्रय देने वाला है, समझने वाला है। अज्ञातवास नहीं मिलेगा, आप समाज में ही रहेंगे।
मंगल शुभदायी हैं, अच्छे परिणाम रहेंगे उनके, आप बढ़िया परिणाम भी करेंगे, वो उच्च के बैठे हैं। बुध जो है वो आपकी कुंडली में परेशानी देने वाले बनेंगे, जिसके कारण कई बार बेरोजगारी का माहौल झेलना पड़ेगा और कई बार शनि की दशा में, बुध की दशा में, शुक्र की दशा में, राहु की दशा में कमजोरी दिखेगी, पर आप इसको बदल नहीं सकते। बुध के बाद गुरु अच्छे हैं, अपना परिणाम वो संपूर्ण नहीं दे रहे हैं, ठीक ठाक हैं, पर फिर भी वो लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हैं, तो स्थिति ठीक है क्योंकि पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं और मैं समझता हूं कि वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छे तो नहीं है नक्षत्र के हिसाब से, पर कोई बात नहीं, झेल जा सकते। बाकी के दशाओं में अगर देखें आप तो इस कुंडली के लिए ना तो शुक्र अच्छे हो रहे हैं, ना तो शनि अच्छे हो रहे हैं, ना तो राहु अच्छे हो रहे हैं, ना तो केतु अच्छे हो रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि शुक्र ऋणेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, ऋण दे रहे हैं। शनि जन्म कुंडली में धनेश होकर के, उच्च के होकर के इस कुंडली के लिए सामान्य परिणाम देने वाले होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। उस शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टा उस भाव से चतुर्थस्थ मंगल बैठे हैं, ये अच्छा नहीं होता। उस भाव से तृतीयस्थ गुरु बैठे हैं, ये अच्छा नहीं होता। उस भाव से तृतीयस्थ चंद्रमा बैठे हैं, ये अच्छा नहीं होता। उस भाव से दशम भाव के अधिपति 12वें बैठे हैं, इस वजह से कई बार पिता से, पैतृक संपत्ति से, खुद से ही सारी चीजें जनरेट करनी पड़ती हैं, ये भी चीजें देखने को मिल जाती हैं। कई बार पिता से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। ये बात इतनी सी थी। तो मैंने क्या बात कही कि शनि, शुक्र, राहु और केतु आपकी कुंडली में, अब जरा गौर से देखिए तो राहु वृषभ राशि के बैठे हैं, उच्च के होते हैं और ये कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं। और दरअसल जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति न तो उसको देख रहा है और न ही उसके संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर वो देखेगा भी तो बहुत सूक्ष्म प्रभाव उसका रहेगा, इस कारण से कई बार दिक्कत होती है। और खास करके यहाँ पे राहु का सम संख्या की राशि में बैठना हालांकि बहुत अच्छी बात है, ये और भी ज्यादा परेशान आपको कर सकते थे, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि में अगर पाप ग्रह बैठे, यहाँ पे आपको साहसी बना रहे हैं। इस वजह से इस दशा काल में आपको ये बात सोचने और समझने की आवश्यकता है कि आप वस्तुतः साहसी, मेहनती हैं, ये बात आपको समझना होगा। क्लियर है? अब क्या बताऊं, सारी चीजें तो बता दी। संपत्ति का सुख और पुत्र का सुख इस कुंडली में है। भाग्य का सुख थोड़े विलंब से मिल सकता है क्योंकि इस कुंडली में 12 में है। जन्म कुंडली में दशम स्थान का सुख थोड़े विलंब से मिल सकता है क्योंकि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। व्यापार का सुख देर से मिल सकता है। आप पत्नी से प्रेम करते हैं पर कई बार आप ऑन टिप या मुंह पे बदलाते नहीं है या बोलते नहीं है, उसको जाहिर करिए। चतुर्थ स्थान के अधिपति लग्न में, संपत्ति का सुख है। चल अचल संपत्ति में कई बार मुश्किलें थोड़ी बहुत आ सकती हैं या बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है या वो सामान्य होती, ये बात बनती है। पर दाम्पत्य ठीक है, इसको लेकर के कभी परेशान नहीं होना है। कर्म क्षेत्र में मैंने कहा ये आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, मंगल के कारण आप कई बार संतुष्ट नहीं हो पाते, पर इसको बांध के रखिएगा तो यश मिलेगा जरूर। गुरु उच्च के हैं इस दशा के बाद वाले में। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। भगवान ने नहीं, अर्जुन ने कही है। हे भूत भावन, हे देवाधिदेव, हे देवों के देव, हे परमात्मा, हे परम पुरुष, आप ही हो जो अपने आप को अपने आप से और अपने आप को अपने आप से जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं, ये बाकी बातें कल होंगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।